Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic tuberculosis. Tuberculosis is an infectious disease. Definition: tuberculosis is an infective disease most commonly affecting the lungs and caused by Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis is known as tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि मोस्ट कॉमनली हमारी लंग्स को इफ़ेक्ट करती है और ये कॉज्ड होती है बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस के इन्फेक्शन की वजह से। Tuberculosis is a airborne disease. It spread via air in the form of small droplets by sneezing, coughing, singing and talking. जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो एयरबॉर्न डिजीज़ होता है। वो बेसिकली एयर के फॉर्म में स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्प्रेड होता है। कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन अगर स्नीजिंग, कफिंग, सिंगिंग या टॉकिंग जैसी एक्टिविटीज़ करता है तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। टाइप्स: ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस टाइप ऑफ टीबी। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस टाइप होता है और इसमें पेशेंट को हाई फीवर या फिर कफ जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। सेकेंड है ट्यूबरक्लोसिस पेलियोरिस। दिस टाइप इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रप्चरिंग ऑफ द ग्रैनुलोमा ब्रैकेट में लोकेटेड एट द एज ऑफ द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। बेसिकली इसमें जो ग्रैनुलोमा होता है उसमें रप्चरिंग हो जाती है और इसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस पेलियोरिस बोलते हैं। थर्ड है लेरेंजल टीवी। इट इन्फेक्ट द लेरिंग्स और द वोकल कॉर्ड एरिया। ये बेसिकली लेरिंग्स को या फिर जो वोकल कॉर्ड एरिया होता है उसको इन्फेक्ट करता है। फोर्थ है मिलियरी टीवी। देयर आर टिनी नोड्यूल्स अपेयरिंग ऑल ओवर द लंग्स। इसमें क्या होता है, जो लंग्स होता है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स अपेयर हो जाते हैं। लास्ट फिफ्थ है कैविटी टीवी। डिस्ट्रक्शन इन द लंग्स प्रोग्रेसेस एंड कैविटीज़। इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसकी लेयर में डिस्ट्रक्शन हो जाता है और छोटी छोटी कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईटियोलॉजी या कॉजेटिव एजेंट। बेसिकली जो टीवी होता है हमारा वो कुछ रीजन्स की वजह से होता है, जिसमें फर्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अकर बाय इनहेलेशन ऑफ द ओरल ड्रॉपलेट रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, तो माइकोबैक्टीरियम का जो ट्रांसमिशन होता है वो इनहेलेशन की वजह से होता है। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग या सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसमें ओरल ड्रॉपलेट रिलीज हो जाते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन में इन द प्रोसेस ऑफ एयर चले जाते हैं और हमको इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ अनपॉस्चराइज्ड काउ मिल्क कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस। बेसिकली जो माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है वो अनपॉस्चराइज्ड काउ मिल्क में पाया जाता है। तो अगर कोई भी काउ मिल्क में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या फिर वो अनपॉस्चराइज है तो उस वजह से माइकोबैक्टीरियम बोविस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड पॉइंट है डिजीज़ कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ डिजीज लाइक लिवर सिरोसिस, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज़, एल्कोहलिज्म में कॉज द बॉडी रेजिस्टेंट अगेन डिजीज़। बेसिकली अगर हमें इस तरीके की डिजीज़ है, मतलब लिवर सिरोसिस है या कफ है या इन्फ्लुएंजा है या डायबिटीज़ या एल्कोहलिज्म है, तो ये सारे डिजीज़ कंडीशन हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के लिए प्रिपेयर कर देती है, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देती है, जिससे हमें अदर तरीके के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशियस एलिमेंट इन डाइट लीड टू माल न्यूट्रिशन। बेसिकली अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमें माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण हो जाएगा। अदर फैक्टर्स आर अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन, एक्सेसिव पॉपुलेशन, हाई वर्कलोड एंड इनएडिक्वेट स्लीप। और जो कोई भी पर्सन होता है उसके जो डेली लाइफ होती है उसमें अगर वो बहुत ही ज़्यादा
वर्कलोड कर रहा है, या फिर प्रॉपर वे में स्लीपिंग टेंडेंसी नहीं है, या फिर वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक साथ रह रही है, तो इन सब कंडीशंस की वजह से भी हमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। साइन एंड सिम्टम्स, बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में कफिंग होती है जो कि 2 वीक से ज़्यादा तक होती है, और इसमें ग्रीन, येलो या फिर ब्लडी स्पुटम भी आ जाता है। वेट लॉस होता है, फटीग या एनोरेक्सिया कंडीशन होती है, थकावट हो जाती है, भूख नहीं लगती है, फीवर हो जाता है, नाइट स्वेट होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है, और चेस्ट पेन हो जाता है। पैथोजेनेसिस, इन द केस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर उसका इन्हेलेशन हो जाएगा तो वो सबसे पहले लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा, उसके बाद वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो लंग्स के थ्रू इंटर करता है और मैक्रोफेजेस के थ्रू इंगल्फ कर लिया जाता है, जो कि कॉज करता है लोकल इन्फ्लामेशन ऑफ द लोब्स ऑफ लंग। लंग की लोब्स में लोकल इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अगर वो हाई लेवल पे रहता है तो वो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है वो डिले हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस शो हो जाती हैं। अगर वो इन्फेक्शन हमारा लो लेवल पे रहता है तो वो कैविटेशन कॉज कर देता है। इन द केस ऑफ सेकेंडरी और री इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी होती है वो डिजीज़ कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। उस केस में हमें कैविटेशन कॉज हो जाता है। कैविटेशन एक एक्टिव इन्फेक्शन होता है जिसमें जो लंग्स या अदर ऑर्गन्स होते हैं उसमें डिसएलिमिनेशन हो जाता है और ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो जाता है। डायग्नोसिस, इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट वन है रेडियोलॉजी। दिस मेथड वेरी इफ़िशिएंटली डिटेक्ट टीबी एट इट अर्ली स्टेज एंड इट फॉलो अप केसेस। ये जो मेथड होता है रेडियोलॉजी का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो टीवी का अर्ली स्टेज होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग ऑफ टीवी इज़ डन यूजिंग मास मिनिट्योर एक्सरे। इसमें जो टीवी की स्क्रीनिंग होती है वो बेसिकली मास मिनिट्योर एक्सरे के थ्रू होती है, एमएमआर। फुल प्लेट एक्सरे इज़ एडवाइज्ड टू पेशेंट हु आर डाउटफुल ऑफ ए लेजन इन ए मिनिट्योर फिल्म। इसमें क्या होता है कि फुल प्लेट एक्सरे के लिए एडवाइस किया जाता है उन पेशेंट को जो कि जो मिनिट्योर फिल्म होती है उसमें लेजेंस शो होते हैं और वो डाउटफुल होते हैं कि उनको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है स्पुटम एग्जामिनेशन। दिस इज डन बाय आइदर एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑफ स्पुटम स्पीशीज और स्पुटम कल्चर। बेसिकली ये एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू होता है। इसमें 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, स्पुटम स्पीशीज़ और स्पुटम कल्चर। सिंस स्पुटम कल्चर इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, जो स्पुटम कल्चर टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इट इज़ परफॉर्म्ड ओनली व्हेन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एसिड फास्ट स्टेनिंग आर नॉट क्लियर। ये सिर्फ तभी किया जाता है जब जो एसिड फास्ट स्टेनिंग के हमारे रिजल्ट हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं आए तो हम लोग स्पुटम कल्चर का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। प्राइमरी इन्फेक्शन कैन बी इंडिकेटेड बाय ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली उसमें जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव आता है। However, the test result may also be negative if a person has a positive tuberculin test। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट है उसका, फिर भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। मीन्स अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आया है तो भी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ होती है। X-ray and CT scan. Active infection in the lungs can be detected by X-ray while CT scan is a more sensitive method। जो इन्फेक्शन अगर एक्टिव इन्फेक्शन है लंग्स में तो उसे हम लोग एक्सरे के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो सीटी स्कैन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मेथड होता है तो वो बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। ट्रीटमेंट, इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरीके के अप्रोचेज लिए जाएंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। इन द केस ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, जो भी पेशेंट होता है उसको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए और हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए। In the case of pharmacological approach, a long
term treatment of combination of drugs antibiotics is recommended which reduce the risk of bacteria. बेसिकली बैक्टीरिया के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स रहती हैं. द लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट मे वेरी फ्रॉम 6 months टू ए ईयर डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन. जो ट्रीटमेंट की लेंथ होती है वो वेरी करती है 6 महीने से 1 साल तक, और ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन हमको कितना ज़्यादा सीवियर है. इसमें फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ड्रग. इसमें हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फेट, रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजेड, इथम्ब्यूटॉल, थायाएसिटाजोन इस तरीके की मेडिकेशंस देते हैं. ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए. नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ड्रग. इसमें पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथेनोमाइड, वियोमाइसिन, कैप्रोमाइसिन ये सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं बेसिकली, और ये तब दी जाती हैं जब हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही होती हैं. नेक्स्ट है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी. शॉर्ट कोर्स दिस रेजिमेन इज रिकमेंडेड बाय WHO अंडर डॉट प्रोग्राम. द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑब्जर्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच ड्रग डोज एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द अर्ली एक्टिव केसेस. जो डॉट थेरेपी होती है वो बेसिकली 3 month का प्रोग्राम होता है जो कि WHO के गाइडेंस में दिया जाता है, और इसमें जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी कितनी डोज आपको दी जा रही हैं और आपके पहले के एक्टिव केसेस कितने हैं, मतलब इन्फेक्शन कितना प्रॉपर वे में कंट्रोल हो गया है. प्रिवेंशन. इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने होंगे. जो भी पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती हैं उनका यूज़ करना होगा. किसी भी पर्सन से हमें इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना होगा, और BCG का वैक्सीनेशन लगाना होगा. अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या स्नीजिंग कफिंग हो रही है तो हमें अर्ली डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट करना होगा. कॉम्प्लिकेशन. इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हमें स्पाइनल पेन हो सकता है, जॉइंट भी डैमेज हो सकती है, मेनिंजाइटिस कंडीशन हो सकती है, जो हमारा विज़न होता है वो ब्लर हो जाता है, और लिवर और किडनी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं. थैंक यू.